हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरे हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को करेंगे। पूरे हम लोग इसमें 80 ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो कि आपके 2022 एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, आप सभी इसे शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल के बेल आइकन पे ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। जब भी लाइव क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। क्या बात किया गया है उत्तल लेंस की, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप सभी नीचे लाइव चैट में आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी है पॉजिटिव या नेगेटिव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ऑप्शन ए धनात्मक है, बी है ऋणात्मक और सी धनात्मक या ऋणात्मक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप सभी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो पॉजिटिव होती है, धनात्मक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के टाइपिंग में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो ठीक दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी और ए सेम ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय, छोटे अक्षर उसके पढ़ने के लिए उत्तर लेंस। ऑप्शन सी कहिए, याद ये दोनों सेम ही है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। बात किया गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, साइड मिरर की बात किया गया है यहाँ पे। साइड मिरर ही आप सभी मान के चलिए तो उसके सामने क्या लगा रहता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो ये हमेशा रहता है जो कि उत्तल दर्पण रहता है। ऑप्शन बी 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। एक व्यक्ति है जो कि दर्पण की ओर आ रहा है जिसकी चाल है 4 मीटर पर सेकेंड। तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? समतल दर्पण की बात किया गया है तो उसे समतल दर्पण में क्या प्रतीत होगा? तो जब व्यक्ति वो 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो डायरेक्ट उसका दुगुना प्रतीत होगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। फोकस दूरी बढ़ेगा तो जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे होते हैं। दूर दृष्टि की बात किया गया तो मैंने ट्रिक भी बताया था कि 2 पर 3। जैसे ही दूर देखा 2 अक्षर का तो 3 अक्षर पर लगाइए, तो कौन सा लेंस बन जाएगा? तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि की बात करें तो उत्तल लेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई की बात करें तो आवेश का मात्रक को क्या होता है? इकाई कूलम्ब। आवेश का कूलम्ब होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जो कि एक धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। इसका नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए है कूलम्ब, ऑप्शन बी थेल्स, ऑप्शन सी सर टॉमस ब्राउन और ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आवेश का नामकरण है जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे बढ़े। चलिए आप सभी कंफर्म कर दीजिए कोई भी क्वेश्चन में चलिए दिक्कत तो नहीं है।
ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया, इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या है। 1 कूलम आवेश से आवेशित किया गया, 1 कूलम जब धन आवेश से आवेशित किया जाएगा तो कौन सा निकलेगा उसमें से? इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पे बात किया गया 1 कूलम धन आवेश में आवेशित है, इसका आंसर होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका आप सभी कन्फर्म कर देना 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। क्या है? 220 वाट और 100 वाट, 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? जब इसमें 110 वाट दीजिएगा तो सिंपली सा इसको कर देना है, सॉल्व कीजिएगा आप सभी इसका, तो आंसर आ जाएगा 50 वाट, 50 वाट आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो क्या यह है? ऑप्शन ए किसी कुंडली, किसी वस्तु का आवेशित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। और ऑप्शन डी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पूछा गया तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे आप सभी बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन बी है प्रेरित विद्युत पर। ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और ऑप्शन डी प्रेरित चुंबकत्व पर। चलिए 12 का आप सभी आंसर कन्फर्म कर दीजिए। 12 नंबर का बताइएगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत पूछा गया तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ें, आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। पूछा गया है लघु पतन के समय। ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है। बताइए आप सभी 13 का क्या आंसर हो जाए? तो लघु पतन की बात करें तो लघु पतन के समय है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान यह बहुत अधिक हो जाता है। और अतिभारण की बात करें तो अतिभारण के समय बहुत कम हो जाता है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद कर लीजिएगा। लघु पतन के समय पूछा जाए तो बहुत अधिक बढ़ जाता है और अतिभारण के समय पूछा जाए तो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है। अभिक्रिया इसमें देखिएगा, ऑप्शन ए है PbO ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन सी है कार्बन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन सी है कार्बन एक अपकारक है। और ऑप्शन डी यह रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। यह तो रेडॉक्स अभिक्रिया है ही। क्या यहाँ पे देखें तो कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन यहाँ पे अपकारक का काम करता है। कार्बन की बात करें तो अपकारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है? देखिए हाइड्रोजन गैस जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो यह हाइड्रोजन गैस देगा NaOH के साथ अभिक्रिया करके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आप सभी का रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब आप सभी बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यदि बिलियन का pH 13 है इसका अर्थ है कि यह है, देखिए बिलियन का pH है, यह कितना है pH मान? तो 13 है। 13 है तो क्या यह प्रबल अम्लीय है, छिन्न भास्मिक है? ऑप्शन सी है प्रबल अम्लीय है। और ऑप्शन डी प्रबल भास्मिक है। सबसे पहले तो आपको 13 देखने को मिलेगा तो यह तो अम्लीय होगा ही नहीं, तो ऐसे ही ऑप्शन ए और सी कट गया। अब यहाँ पे बात होता है छिन्न भास्मिक है या प्रबल भास्मिक है। तो 13 बात करेंगे तो यह प्रबल भास्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रबल भास्मिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस की अणुसूत्र की बात किया गया है। चलिए तो साधारण ताप पर जो फास्फोरस होता है यह P4 के रूप में होता है। P4 के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे 17 का P4। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम सभी, यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। पीतल में रहता है। पीतल, तो पीतल में आप सभी याद रखिएगा पिताजी। क्या बताए थे ट्रिक? तो पिताजी। जैसे ही पीतल देखने को मिले तो तांबा और जिंक। तांबा बोले थे कॉपर और जिंक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है बताइएगा। 19 का आप सभी आंसर दीजिए। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? चलिए SW में 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी बताइएगा। जल्द से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो सवाल चल रहा है एकदम इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 10th क्लास साइंस मॉडल पेपर 2022 मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है, तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देखेगा। अभी तो हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, यहाँ पे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिए। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? ऑप्शन ए है फैन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन बी वान आर्केल विधि, ऑप्शन सी है गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि और ऑप्शन डी चुंबकीय विधि। चुंबकीय अशुद्धि को दूर किया जाता है, यह किस विधि द्वारा होगा? 20 का आप सभी बताइएगा तो किस विधि से दूर किया जाएगा, किस विधि से हो जाएगा? तो चुंबकीय विधि। 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम सभी 21 नंबर क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। पूछा गया क्या कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक है, तो कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन जरूरी है, यानी कि कार्बन का उसमें होना अति आवश्यक है। कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व पूछा गया। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी जूम कर लेते हैं, बताइएगा 22 का अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन की बात किया गया है। एल्कीन का होगा तो CnH2n। एल्कीन यहाँ आप सभी ध्यान रखिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन है मतलब कि एल्केन पूछा जाए तो +2 लगाना है, एल्कीन है तो उसमें न माइनस न प्लस, और एल्काइन है तो -2। एक बार जोड़ना है उसके बाद छोड़ना है उसके बाद घटाना है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन का सूत्र तो CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र तो CnH2n और एल्काइन का सूत्र तो CnH2n-2। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन बताएगा। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में एल्कोहल का उपयोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के 8A के तत्व को कहते हैं। ग्रुप 8A के तत्व को बताएगा तो ये क्या कहलाते हैं? तो ग्रुप 8 यहाँ पे 7A की बात किया गया है, तो 7A के तत्व होता है उसे बोलते हैं हाइलोजन। जो 7 में रहता है वो हाइलोजन तत्व होते हैं। आगे हम लोग बढ़े 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या होता है? तो कार्बोज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 27 का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। अंडाणु निषेचित होता है। ये VVI क्वेश्चन है। अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोबियन नलिका में। कहाँ पे होता है? तो फैलोबियन नलिका में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 28 का। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी राइबोसोम में और ऑप्शन डी हरित लवक में। श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम सभी 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। ऑप्शन ए है 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 80/100 और ऑप्शन डी 72/80। बात करेंगे प्रकुंचन दाब होता है यह 120/80 होता है। 120/80 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्तियों की मुरझाने के बाद किया जा रहा है तो यह एब्सेसिक अम्ल के कारण होता है, एब्सेसिक एसिड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप पे नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो फल बेचने के लिए जो फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है वो इथिलीन हार्मोन है। क्या हो जाएगा तो इथिलीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो 4। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण बताइएगा तो ऑप्शन ए है असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन बी खून की कमी, ऑप्शन सी है विटामिन की कमी और ऑप्शन डी पोषण की कमी। एड्स का कारण है यह है असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। चमगादड़ और पक्षी के पंख यह समजात अंग है। कैसा अंग हो जाएगा तो समजात अंग। ऑप्शन बी 35 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है। वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति में और मूल रचना में समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसी अंगों को कहते हैं। तो उसकी जो मूल रचना है उसमें समानता होता है और कार्य के अनुसार जो बाहरी रचना होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं समजात अंग। उसे क्या बोलेंगे तो समजात अंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। 37 का आप सभी बताइएगा इसमें से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वन तालाब, ऑप्शन बी झील तालाब, ऑप्शन सी बगीचा खेत और ऑप्शन डी सभी सही है। कि कृत्रिम पारितंत्र इसमें हो जाएगा यह बगीचा और खेत होगा, बगीचा खेत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो सूर्य है। क्या होगा तो सूर्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वनों की सुरक्षा की बात किया गया है तो इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इस पर नियंत्रण, ध्यान दिया, प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इसको भी नियंत्रण करना है, अतिचारण भी और खनन भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी का राइट आंसर है इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखेगा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। वैसी पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को जैव निम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव ही रहने देते हैं, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब चल रहा है। तो आज का क्लास आपको एक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम सभी एक ही क्लास में जो कि 80 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, आज 40 ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।